फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के मॉड्यूल 3 के टॉपिक जिसका नाम है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ने से पहले, उसकी डेफिनेशन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इसके वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि मोनो यानी होता है 1 और फेजिक यानी होता है फेज, यानी वो डोजेस फॉर्म जिसमें कोई एक फेज हो। ठीक है, ये था मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब हम यहाँ बात करेंगे बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की। तो यहाँ भी हम इसके वर्ड से पकड़ते हैं, बाय मीन्स 2, फेजिक मीन्स फेज। ठीक है, सो व्हाट इज बाइफेजिक? जिसमें दो फेज हो, लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है जिसकी दो फेजेस है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, तो वो लिक्विड डोजेस फॉर्म या वो फॉर्म है डोजेस का जिसमें दो फेजेस प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? अब ये दो फेज क्या होती हैं? ऑयल एंड वाटर। ठीक है, जो कि दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होती। क्लियर? ये दो फेज होती हैं, ऑयल और वाटर। ठीक है, तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या होता है, हम कोई भी ड्रग को डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं? चाहे तो कोई भी ड्रग को हम डालते हैं एक डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम में जब हम ड्रग को डालेंगे तो जो ड्रग हुआ आपका वो हुआ आपका डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, या फिर इंटरनल फेज। क्लियर? और जो आपका डिस्पर्जन मीडियम हुआ, यानी कि जो आपका वेहिकल हुआ जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो, वो हुआ आपका डिस्पर्जन मीडियम या एक्सटर्नल फेज। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें शुगर एंड वाटर की, तो शुगर हम डाल रहे हैं ना, तो जब हम इसे डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिस्पर्स्ड फेज, और हम किस में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? ये दो फेज प्रेजेंट होते हैं कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म में। क्लियर? अब ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में मोनोफेजिक में एक ही फेज रहता था, चाहे तो ऑयल रहता था चाहे तो वाटर रहता था, लेकिन बाइफेजिक में दोनों फेज हैं, ऑयल और वाटर दोनों फेज प्रेजेंट हैं। क्लियर है? अभी मैं आपको इसका डेफिनेशन क्लियर समझाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं जिससे ये और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो हियर इज द डेफिनेशन। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंटेन्स 2 फेजेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 फेजेस रखेगा। दिस इंक्लूड्स अनडिसॉल्व्ड ड्रग्स एंड द सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या क्या रखता है? अनडिसॉल्व्ड ड्रग। अनडिसॉल्व्ड ड्रग यानी कि वो ड्रग जो कि डिसॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि जब हम कोई भी बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म हम बना रहे हैं तो उसमें एक चीज़ है कि जो ड्रग है वो जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो डायरेक्टली मिक्स नहीं होगी आपके सॉल्वेंट सिस्टम में। हम देखिए बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे, ये 2 टाइप के होते हैं, सस्पेंशन और इमल्शन। ठीक है, जिसको हम डीप स्टडी करेंगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सस्पेंशन और इमल्शन दोनों के केसेस में ही हम इस सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे, इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे इस ड्रग को इस सॉल्वेंट सिस्टम में मिक्स करने के लिए। ठीक है, इसमें जो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग रहती है वो बेसिकली अनडिसॉल्व फॉर्म में रहती है, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती। जैसे शुगर और वाटर होते हैं ना, वो डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, शुगर जो है वो पूरी तरीके से सॉल्युबलाइज हो जाएगा वाटर के अंदर, पर हम इसमें ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं ये जिसमें 2 फेजेस रहते हैं, जैसे और वो दोनों जो फेजेस रहते हैं वो एक दूसरे से प्रॉपरली सॉल्युबलाइज नहीं होंगे। हम उसमें कोई ऐसा एजेंट डालेंगे जिसके थ्रू हम उसको सॉल्युबल बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप रेती ले लीजिए और पानी ले लीजिए। ठीक है, तो रेती और पानी एक दूसरे से जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ही हम यूज़ करते हैं, हम इसमें ऐसा कुछ एजेंट डालें जिससे ये डिसॉल्व हो जाए, तब ये सस्पेंशन कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, तो हम ऐसे ही ड्रग्स को इसमें बनाते हैं, चाहे सस्पेंशन या इमल्शन में, जिसमें जो ए है जो आपका ड्रग है वो बी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो सॉल्वेंट सिस्टम में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम सी की मदद ले रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे जो ए है वो आपका ड्रग है, जो बी है वो आपका सॉल्वेंट सिस्टम है, और जो सी है वो सस्पेंडिंग या इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को कम करके इन लोग के बीच की दोस्ती बना रहा है। ठीक? नाउ
अनडिजॉल्व फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल एंड इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम सस्पेंशन को बेसिकली ओरली लेते हैं और जो ये अनडिजॉल्व फेज है यानी जो हमारा ड्रग है उसको पूरी तरीके से हम व्हीकल में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं जब हम बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो, ठीक है। दिस फेज इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। इस प्रिपरेशन को, इस फेज को बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज। और जो वेहिकल होता है जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं यानी जैसे ये जो है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज है और जो वेहिकल होगा वो वाटर है जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम या फिर, और इन्हीं दोनों को इंटरनल फेज या एक्सटर्नल फेज कहते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। अब मैंने आपको इतना सब कुछ डिस्कस किया, ठीक है। अब ये बताइए कि हम इतना मेहनत कर क्यों रहे हैं, हमें आखिरकार बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने की जरूरत ही क्या है, हमें नीड ही क्या है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने के लिए। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि हम तो सिरप भी बना सकते हैं, हम एलेक्सर्स बना सकते हैं मैम, या फिर हम कुछ ऐसा चीज़ बना लें, तो हम क्यों बनाए बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, क्या जरूरत है हमें बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने की अगर वो सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा है। तो देखिए, एक तो बेसिक रीज़न यही है कि ये हम तभी यूज़ करते हैं जब ये पुअरली सॉल्युबल कोई मेडिकामेंट है जिसको हमें सॉल्वेंट सिस्टम में डिसॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सिरप वगैरह के केसेस में क्या होता है, ड्रग जो रहती हैं वो सॉल्युबल रहती हैं आपके वेहिकल में। एलेक्सर्स में भी क्या होता है, आपके ड्रग्स जो रहते हैं वो सॉल्युबल होते हैं आपके वेहिकल में, आपके एक्सटर्नल फेज में। बट सस्पेंशन और इमल्शन जो कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, उस केस में आपका जो ड्रग है वो सॉल्युबल नहीं है वेहिकल में, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि अगर जैसे कोई ड्रग है वो ऑयल में है सॉल्युबल तो हम एक सॉल्यूशन बना दें, एक ड्रग है वो वाटर में है सॉल्युबल तो हम एक सॉल्यूशन बना दें। बट जैसे हम दो ड्रग को लें और दोनों अगर एक ऑयल में और एक वाटर में है, अगर हम उसको सस्पेंशन बना दें तो हमें एक ही बार उसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे हमने दो ड्रग लिया, ठीक है, और वो दो ड्रग को हम अगर किसी एक ही ड्रग में इनकॉर्पोरेट कर लें तो उससे क्या होगा, जैसे आपको दो ड्रग सुबह लेनी है, दो ड्रग शाम को लेनी है, दो ड्रग रात को लेनी है, तो आपको 6 सिरप्स पीना पड़ रहा है टोटली, ठीक है। तो इससे अच्छा हम अगर उसको एक ही में अगर इनकॉर्पोरेट एक सिरप बना ले, तो अगर ये दो को हम एक सिरप बना दे तो आपको 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा दवाई भी नहीं खाना पड़ेगा आपको। तो उस केस में भी हम सस्पेंशन यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक ड्रग जो है आपको डिसॉल्व करना है वो ऑयल फेज में हो रहा है, एक ड्रग जो है वो वाटर फेज में हो रहा है, तो इससे अच्छा है सिरप ना पी के इनका हम क्या पी लें, क्या पी लें, सिरप या एलेक्सर नहीं पी के हम क्या पी लें, इसका सस्पेंशन पी लें या इमल्शन पी लें, जिसमें दोनों फेज को हम डिसॉल्व करके एक साथ इनकॉर्पोरेट कर लें, ठीक। मेडिकामेंट्स फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज ऑफ द सिस्टम which might be either solid or liquid, ठीक है। जो मेडिकामेंट्स होंगे वो चाहे तो सॉलिड होंगे चाहे तो लिक्विड होंगे, ठीक है। अब अगर मेडिकामेंट सॉलिड हो गया तो वो बना आपका सस्पेंशन, ठीक है, और अगर लिक्विड बन गया तो इमल्शन। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ अगर आपको मैंने बताया कि जो मेडिकामेंट है जो डिस्पर्स्ड फेज में है वो चाहे तो सॉलिड हो सकता है चाहे तो लिक्विड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड मेडिकामेंट हुआ डिस्पर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिस्पर्जन मीडियम में, तो वो आपने फॉर्म किया है सस्पेंशन, ठीक है। और अगर लिक्विड मेडिकामेंट है जो आपने डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व किया है, ठीक है, तो वो हुआ आपका इमल्शन। क्लियर, समझ आ गया कि सस्पेंशन क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, क्लियर है। अब चलिए मैं आपको एक एक करके डील करके बताती हूँ, स्टार्टिंग विद द सस्पेंशन, ठीक है। जो सस्पेंशन होते हैं वो आपके बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इन विच finely divided solid particles ranging from 0.5 microns are dispersed in liquid or semi-solid vehicles, ठीक है। तो अगर आपने फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें वो 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच में रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लिक्विड फेज में डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। जो आपका सॉलिड रहता है वो इसमें डिस्पर्स फेज रहता है और जो आपके लिक्विड रहते हैं जो वेहिकल रहते हैं वो आपके डिस्पर्जन मीडियम रहते हैं। इतना क्लियर हुआ। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स जो मैंने आपको बता दिया, द सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज अ डिस्पर्स फेज वेयर एज द लिक्विड वेहिकल एक्ट एज अ कंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। सस्पेंशंस आर जनरली टेकन ओरली और पेरेंटल रूट। सस्पेंशन को ज़्यादातर की ओरल या पेरेंटल रूट के लिए यूज़ करते हैं, बट इसे हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। एक लाइन आप और इसमें ऐड कर सकते हैं, जब हम फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो आपको आगे और क्लियर होगा, जिसको मैं आपको मैं इंक्लूड कर देती हूँ कि सस्पेंशन में क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर मेड
soluble with the help of सस्पेंडिंग एजेंट। जो सस्पेंडिंग एजेंट होता है, आप उसका काम समझ लीजिए, सपोज एक ए दोस्त है, एक बी दोस्त है, ठीक है। जो ए दोस्त है वो आपका डिस्पर्स्ड फेज है, और जो बी है एक दोस्त, वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। तो जो डिस्पर्स्ड फेज से डिस्पर्जन मीडियम जो है, इन दोनों में दोस्ती नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। तो हम कोई एक ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड उठा लें, सी दोस्त मिला लें, जिसके वजह से ये और ये दोनों दोस्ती कर लें, ठीक है। तो ये जब तक ये सी रहेगा तब तक ये दोनों की दोस्ती नहीं टूटेगी, ठीक है। तो ये जो सी है, जो आपका थर्ड पार्टी है, वो है आपका सस्पेंडिंग एजेंट इन केस ऑफ सस्पेंशन, और इमल्शन के केस में वो इमल्सिफाइंग एजेंट हो जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? सस्पेंशन का अगर आप घर के में देखेंगे तो सस्पेंशन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर कोई, जैसे आप सस्पेंशन का अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो आटा लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए, ठीक है। जो आपके घर में फोर हो, चाहे मैदा हो चाहे आटा हो, आप उसको डाल दीजिए पानी में, ठीक है। जब तक आप उसको शेक करेंगे वो मिक्स होगा, और फिर मिक्स होने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जाके नीचे में सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हुआ? सस्पेंशन का एग्जाम्पल हुआ। तो उसी टाइप से हम सस्पेंशन को बनाते हैं, जैसे कि वो अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे ना, तो वो क्या होगा? नीचे जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स जो रहेंगे वो नीचे जाके सेट हो जाएंगे। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, ड्रग जो होता है वो जब तक है स्टेबल तब तक स्टेबल है सस्पेंडिंग एजेंट के थ्रू, नहीं तो फिर वो जाके व्हीकल्स ऊपर ऐसे पूरे फ्लोट करेंगे और ड्रग जाके नीचे सेट हो जाएगा। उसी टाइप से सस्पेंशन बनता है, ठीक है। तो अब इसी में अगर हम सस्पेंशन अगर हम बना रहे हैं, तो उसके में अगर हम ऐसा कौन से सस्पेंशन को हम बोलेंगे कि वो अच्छा सस्पेंशन है, वो गुड सस्पेंशन है, जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो लेट्स सी दी क्वालिटीज़ ऑफ गुड सस्पेंशन। तो देखते हैं कि एक अच्छे सस्पेंशन की क्वालिटीज़ आखिर होती क्या है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है, इट शुड सेटल स्लोली एंड शुड बी रेडली रीडिस्पर्स्ड ऑन जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर। ये जो है वो मैंने जैसे आपको बताया, वो स्लोली सेट हो, एकदम ये नहीं कि बस छोड़े और तुरंत जाके सेट हो गया, ठीक है। अगर वो सेट हो जाएगा तो डोज प्रॉब्लम होगी ना भाई, हम फिर क्या पानी तो नहीं पियेंगे ना, हम ड्रग हमें चाहिए। तो ड्रग अगर नीचे चले जाएगी तो फिर ऊपर में व्हीकल हो गया, चाहे पानी है चाहे तेल है, जो व्हीकल हो गया, उसको हम थोड़ी ना ड्रिंक करना चाहते हैं, हमें तो एक्शन ड्रग दिखाएगी। तो वो क्या हो, धीरे धीरे सेटल हो, एकदम तुरंत से सेटल ना हो। और अगर सेटल हो भी जाए तो हम जब उसे शेक करें तो वो ईजिली रीडिस्पर्स हो जाए, वो ईजिली फिर से पूरी जगह फैल जाए, ठीक है। ये क्वालिटी हो गई। दूसरी है, सस्पेंशन शुड पोर रेडली एंड इवनली फ्रॉम इट्स कंटेनर। कंटेनर से वो ईजिली निकल जाए बाहर, ठीक है। ये ना हो कि उसमें फंसा हुआ है, विस्कस ज़्यादा बना दिए तो ज़्यादा फंसा हुआ है, तो वो ईजिली रेडली कंटेनर से बाहर और प्रॉपरली इवनली यानी कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो और निकले, ठीक है। पूरा ड्रग पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेटेड रहे। थर्ड है आपका, केमिकली इनर्ट रहे। केमिकली इनर्ट यानी कि वो किसी से रिएक्ट ना करे, कोई भी केमिकल से ये ना हो कि अंदर हमने सस्पेंशन बनाया वो किसी ना किसी अंदर में ही रिएक्शन कर रही है, तो वैसा ना हो, स्टेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म अ केक। तो आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो केक ना बनाए, ठीक है। ये ना हो कि वो नीचे जाके सेट हो गया और पूरी तरीके से केक बना दिया है, ठीक है। जैसे सैंड डाले या फ्लोर डाले, अगर आप उसको बहुत देर तक की छोड़ दोगे ना तो नीचे जाके वो जम जाएंगे, तो वो एक अच्छे सस्पेंशन का पार्ट नहीं है, वो एक अच्छा सस्पेंशन नहीं है, क्योंकि वो नीचे जाके जम जा रहा है, ठीक है। तो वो जो जमता है उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल के लैंग्वेज में केक, ठीक है। वो केक फॉर्मेशन ना करे। नेक्स्ट है, लास्ट है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स। ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको साइज इसका बताया था 0.5 to 5 माइक्रोन के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा होगा तो एक तो वो स्पॉइल कर देगा उसकी अपीयरेंस को, ऊपर से वो जल्दी जाके सेट हो जाएगा, डेंसिटी उसका वेट क्योंकि बढ़ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद गिव अ ग्रिटी टेस्ट टू ओरल प्रिपरेशंस। ग्रिटी टेस्ट दे ओरल प्रिपरेशन को, और इरिटेशन ना करे अगर कोई भी सेंसिटिव टिश्यूज़ में हम अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि उसको एक्सटर्नली भी कर रहे हैं, तो अगर हम ऊपर अगर लेयर में अप्लाई कर रहे हैं और वो इरिटेशन कॉज कर रहा है तो कोई मतलब नहीं वैसा सस्पेंशन डेवलप करने का। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन को कैसे क्लासीफाई किया गया है? अकॉर्डिंग टू इसके फार्मास्यूटिकल यूज, सस्पेंशन को हमने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है, ठीक है। इसको आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी बोल सकते हैं, हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, या क्लासीफाई किया है।
फर्स्ट है आपका ओरल सस्पेंशन, सेकेंड है पेरेंटल सस्पेंशन, थर्ड है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन और फोर्थ है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है ओरल सस्पेंशन यानी वो सस्पेंशन जिसको हम थ्रू ओरल रूट ले रहे हैं, ठीक है, थ्रू माउथ उसको ले रहे हैं, यानी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रही है। क्लियर हुआ, हमारे ब्लड के अंदर जा रही है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेरेंटल रूट, नाम से समझ आ रहा है इसको हम लोग थ्रू आईवी यानी सो थ्रू इंजेक्शन के थ्रू हम दे रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे ब्लड में जा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली जा रही है। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जिसे हम आई में दे रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ है हमारा सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज जिसको हम लोग अपनी बॉडी में एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, अब एक एक करके हम इसे देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। फर्स्ट है हमारा ओरल सस्पेंशन। ठीक है, इसकी बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं बेसिकली कि हम बिटर टेस्ट कोई भी ड्रग का हम इसे मास्क कर सकें। ठीक है, क्योंकि ओरली लेके जा रहे हैं तो उसका टेस्ट भी आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल है आपके क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट। ठीक है, जिसमें क्लोरमफेनिकोल का जो टेस्ट रहता है वो बहुत बिटर होता है जिससे हम टेस्ट मास्किंग करते हैं थ्रू फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। क्लियर, हमें ओरल सस्पेंशन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो जो इनसॉल्युबल मेडिकामेंट्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें इनसॉल्युबल मेडिकामेंट्स है, उसको हम घोट सकते हैं, उसको हम स्वेलो कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज आपका है जैसे कुछ होते हैं केओलिन पाउडर्स वगैरह, ठीक है, जिसको हम अगर डायरेक्टली लें तो वो एसिडिटी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम अगर सस्पेंशन के फॉर्म में लें और इसमें हम कुछ ऐसे एजेंट्स ऐड कर दें जिसमें केओलिन की जो एसिडिटी प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, तो ये हम ऐसा करते हैं सस्पेंशन के केस में कि हम इसकी जो एसिडिटी प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपको बार बार अगर आप लिए हैं तो आपको बार बार शेक करना पड़ेगा। ठीक है, सस्पेंशन सेट हो जाएंगे तो हर बार आपको उसको शेक करना पड़ेगा, एक ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म डोजिंग नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब जैसे अब देखिए अब ये नीचे बैठ गया है, हर बार आप डिस्पर्स करेंगे तो आप डोज ले रहे हैं पर आप एक प्रॉपर डोज आप इसमें नहीं ले सकते क्योंकि ये बार बार नीचे जाके सेट हो जा रहा है ना। तो अगर वो सेट हो जाएगा तो ऊपर में वेहिकल पार्ट ज़्यादा आते हैं और वो थोड़ा कम आ जाता है। ये थोड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है कि यूनिफॉर्म डोजिंग के चांसेस थोड़े इसमें कम रहते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट आता है आपका पेरेंटल सस्पेंशन। जैसे मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया कि इसको थ्रू पेरेंटल रूट्स लेते हैं। अब आपको पता है कि पेरेंटल रूट को हमेशा बहुत ही सावधानी से दिया जाता है क्योंकि हमें उसे डायरेक्टली हम बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू उसको सीधा ब्लड में दे रहे हैं। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी डेफिनेटली फास्ट होता है लेकिन थोड़े कुछ चीज़ की हमें इसमें ध्यान रखने की कोशिश करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले तो पार्टिकल साइज जब हम पेरेंटल सस्पेंशन बना रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम एक स्मॉल रखें। ठीक है, क्योंकि हम उसे एक सिरिंज के थ्रू पास करवाते हैं और सिरिंज हमने देखा है उसका नीडल कितना स्मॉल रहता है, कितना बारीक रहता है, तो आपके पार्टिकल्स भी वैसे ही बारीक होने चाहिए तभी वो सिरिंज के अंदर जा पाएगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा कोई भी क्रिस्टल ग्रोथ ना हो। क्रिस्टल ग्रोथ यानी कि देखिए अब आप इसको आखिरकार नस के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो नसें हैं वो पतली हैं। ठीक है, अगर आप कोई सॉलिड है क्योंकि सस्पेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है वो सॉलिड है, तो अगर कोई सॉलिड नोकीला आएगा तो आपके नस को डैमेज करने के भी तो चांसेस है ना। तो इसीलिए क्रिस्टल ग्रोथ ना हो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम पेरेंटल सस्पेंशन बनाते हैं तो। ठीक है, थर्ड है हमारा जो सॉलिड पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन हो वो 0.5 to 30% ही हो, उससे ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है उसकी विस्कोसिटी, डेफिनेटली वो ज़्यादा थिक ना हो। अगर ज़्यादा थिक होगा तो मैंने बताया जैसे नस के अंदर देंगे तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर सकता है, इरिटेट कर देगा क्योंकि वहाँ पे ब्लड्स भी रहेंगे और भी पार्टिकल्स रहेंगे नस के अंदर, तो वो थोड़ा इरिटेट कर देगा अगर विस्कस होगा तो। और विस्कस होगा तो जैसे हम अगर ऊपर में लगा रहे हैं तो ये अंदर जाने में भी दिक्कत करेगा क्योंकि अगर मोटा रहेगा तो पतली चीज़ ही जा सकती है आपके आईवी के थ्रू, नहीं तो फिर वो नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा विस्कस नहीं बनाना है। और लास्ट पार्ट है आपका वो भी हो वो स्टेरलाइज फॉर्म में हो। ठीक है, वो फ्री फ्रॉम
पायरोजन हो, फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ हो, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें ले रहे हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत रिएक्टिविटी शो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पैरेंटल रूट सबसे फास्ट एक्शन शो करता है, क्लियर, और सीधा ब्लड में जाता है तो आपकी पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा, इसलिए, ठीक। थर्ड है आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ठीक है, इसे हम डील करते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन भी ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको तो पहले आई में आपको देना है, ठीक है, और इसको भी बनाने समय कुछ कुछ क्राइटेरियाज हमें ध्यान देना पड़ता है। बट बेसिकली एक चीज़ आपको बता दूं कि ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन उतने यूज़ में नहीं होते जितने आई ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सस्पेंशन को हम ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन को थोड़ा कम यूज़ करते हैं। इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब कोई इनसॉल्युबल ड्रग्स हैं और वो उसको सॉल्युबलाइज बनाना है, उसी केस में हम ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम आपको पार्टिकल साइज का ध्यान रखना है कि पार्टिकल साइज जो रहे वो छोटा रहे, ठीक है, और इरिटेट ना करे आई को, ठीक है, ज़्यादा बड़ा होगा तो इरिटेट करेगा। दूसरा है स्टेरलाइज्ड फॉर्म में रहे। तीसरा है आइसोटोनिक रहे, इसका पीएच सही होना चाहिए क्योंकि आप डायरेक्ट आई में डाल रहे हैं और आई बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है आपके बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी, हमें देखना पड़ता है ज़्यादा विस्कस ना हो, नहीं तो ज़्यादा विस्कस होगा तो ब्लर विजन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा विस्कस भी ना हो, इसलिए विस्कोसिटी भी आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप आई सस्पेंशन बना रहे हैं तो। और फिर लास्ट है, इसको एक सुटेबल कंटेनर में भी पैक करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने आई कंटेनर्स देखे होंगे कि ये ऐसे रहते हैं कि आई में प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, इसीलिए उसके कंटेनर्स का ध्यान रखना पड़ता है। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ये कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम आई प्रिपरेशन बनाते हैं तो, क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्लासिफिकेशन है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज़, फॉर एग्जाम्पल लोशंस, ठीक है, जैसे कैलामाइन लोशन जो है वो भी एक तरह का सस्पेंशन है जिसको हम बॉडी में एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, ठीक है। इनहेलेशंस जो होते हैं वो भी होते हैं कुछ एक्सटर्नल यूज़ के लिए सस्पेंशंस, ठीक है। एक्सटर्नली है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इरिटेबिलिटी ना हो, ठीक है, बॉडी में, और माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, बाकी बहुत उसमें आपको नहीं बनाना पड़ता, ठीक है, लेकिन आपको ओरल रूट में, पैरेंटल में और ऑप्थेल्मिक में थोड़े चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, क्लियर। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।